प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिक, जिसका हमने एक लेक्चर कर लिया। पिछले लेक्चर पढ़ा था प्रकाश, मैंने तो प्रकाश का परावर्तन। तो आपको पता है प्रकाश का परावर्तन की जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर गिरता है, चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया है। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब जो होता है ये अपनी होगी परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है? अभिलंब लंबवत। ठीक है, ये आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर। तो ठीक है, परावर्तन कोण क्या है? कोण आई बराबर कोण आर। यह है परावर्तन का पहला नियम कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। और दूसरा आपतन कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब किरण एक ही तल में होते हैं। ये थे परावर्तन के नियम। और यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि परावर्तन चाहे समतल सतह से हो चाहे गोलीय सतह से हो, जहां भी परावर्तन होगा वहां परावर्तन के नियम लगेंगे। सतह चाहे कैसे, दुनिया में जहां भी परावर्तन होगा वहां वहां परावर्तन के नियम लगेंगे। जैसे मान लेते हैं गोलीय सतह, मान लेते हैं क्या कोई गोलीय सतह, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आई, यहाँ पे टकराई, ये टकराई क्या होगी? मान लो परावर्तित हो गई, यहाँ पे परावर्तित हो गई, यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं अभिलंब। तो गोलीय सतह का जो अभिलंब उसके केंद्र से पास होता है। ये बात ध्यान रखना है, मैंने पिछले वीडियो में चीज नहीं बताई थी कि जो अपनी गोलीय सतह होती है उनका जो अभिलंब उनके केंद्र से पास होता है, उनके केंद्र से गुजरता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने परावर्तन के बारे में। अब आज स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेगा आज? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ये बात क्लियर है कि गोलीय सतह का अभिलंब उसके केंद्र से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा। आगे पढ़ेंगे अभी। तो आज आप हेडिंग लगा लीजिए गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर को इंग्लिश में बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण वे होते हैं, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्राकार होता है, कर्व होता है या गोलाकार होता है, गोलीय होता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो परिभाषा लिखिए मेरे साथ पहले। चलिए हो गई हेडिंग गोलीय दर्पण, और लिखिए वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं इंग्लिश में। किसने बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? गोलाकार होगा। ठीक है, अभी बनाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। जैसे अपन ने समतल दर्पण की परिभाषा पढ़ी थी कि वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसको समतल दर्पण बोलते हैं। इसी प्रकार वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो आगे लिखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अपने सिलेबस में दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर इन इंग्लिश। ठीक है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है दूसरा? दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर इंग्लिश के अंदर। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है यहाँ तक। अब फिर से हेडिंग लगा लीजिए अवतल दर्पण। फिर से हेडिंग लगा लीजिए अवतल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण? तो देखिए समझिए कि मान लो अपने पास ये कोई गोलीय दर्पण है, इसकी बाहरी पृष्ठ को अपने पेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेंट, कलर। ठीक है, ये कलर कर दिया। तो ये बनी इसकी परावर्तक पृष्ठ। क्या बन गई? ये परावर्तक पृष्ठ जहां से परावर्तन होगा। तो मान ये हो गया अपना अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे लाइट आएगी, यहाँ पे टकराएगी और टकरा के चली जाएगी। अब समझो पूरा क्या है, इसको पी बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं। समझाएंगे पी और एफ क्या है। अभी तक समझिए यहाँ पे लाइट आई, ठीक है। इसका ये क्या समझोगे कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित, जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर धसा हुआ होता है, अंदर घुसा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। तो पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको डिटेल से समझते हैं। पहले परिभाषा लिखिए। क्या लिखोगे? परिभाषा मेरे साथ साथ लिखनी है आपको, डायग्राम बाद में बनाना, समझाएंगे बनाता हूँ पहले। तो मैं लिख रहा हूँ अवतल दर्पण की परिभाषा, आप भी मेरे साथ साथ लिखोगे। हेडिंग आपने लगा दी अवतल दर्पण। फिर से दोबारा
कि अवतल दर्पण क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। केव मतलब होता है गुफा, अगर लाइट गुफा में जाए, गुफा वाला मिरर होता है अवतल दर्पण, गुफा वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण। क्या बात है, क्या 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 बोला, लिखिए पहले समझाते हैं। अवतल दर्पण, तो लिखिए वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है या अंदर की ओर गोलाकार होता है। वक्राकार समझो, एक होती है सरल रेखा, एक होती है वक्राकार रेखा, इसको बोलते हैं सरल रेखा, इसको बोलते हैं वक्र। ये वक्राकार रेखा, ये वक्र है, सांप, ये सांप चल रहा है, ठीक है, ये करा वक्र और ये सरल रेखा। तो क्या बोले, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। ये हो गई आपकी अवतल दर्पण की परिभाषा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए कोई दर्पण है, ये मैंने बना दिया अवतल दर्पण, ऐसे इधर डायग्राम से वहां पे ये मैंने क्या बना दिया अवतल दर्पण, ये आपका बन गया अवतल दर्पण और इसको मैंने पेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे केव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कौन केव, केव मतलब होती है गुफा। अगर लाइट गुफा के अंदर जाए तो अपना जो दर्पण होता है वो अवतल होता है। यहाँ से लाइट गई और यहाँ से टकरा के आ गई, तो अब ऐसा बना लीजिए अवतल दर्पण का सिंबल ये होता है, ये होता है आपका अवतल दर्पण का सीन, ऐसे, ठीक है, अंदर की ओर वक्रित, ऐसे अंदर की ओर ऐसे और पेंट इस साइड में यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। दूसरा लिखेंगे कौन सा, उत्तल दर्पण। अभी लिखते जाइए, समझ में आएगा पूरा, थोड़ी थोड़ी सी तो पढ़नी पड़ेगी। जैसे आपने 10th क्लास में अगर पढ़ रखी है बात आपको आती है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हो, आते तो कोई बात नहीं, वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। इसमें पढ़ने वाले दर्पणों के प्रकार, इनके जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, चिन्ह परिपाटी अपन सारे करने वाले यहाँ पे, चिन्ह परिपाटी कब प्लस मानते कब माइनस मानते सारे थे। अब वीडियो को देखते जाइए, अगर आता है तो में देख लीजिए। अवतल दर्पण, आगे आ लीजिए उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, इसको मैंने आगे कहा हूँ, इसको बना दिया होगा, ठीक है। आगे इसको बना के आगे लगा लीजिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, तो लिखिए आगे उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। लिखेंगे वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, जिनका जहां से परावर्तन हो रहा है, जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, वक्र बाहर आ रहा है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है या बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। डायग्राम बनाए कैसा बनाएगा, इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, यह हो गया, देखो यहाँ से लाइट आ रही है, ऐसे चली जाएगी और ये हो गया इसका पेंट वाला सरफेस। तो परावर्तक पृष्ठ का है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, वहां पर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, ये था परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पे ये है यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ, जहां पर परावर्तन हो रहा है, कौन जा रहा है, ये वाला, ये देखो ये और वहां ये था, लिख देना वहां भी, वहां ये अंदर था परावर्तक पृष्ठ, किसमें, अवतल में, परावर्तक पृष्ठ। इसकी परिभाषा क्या होगी, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो ये होगी आपकी उत्तल दर्पण की परिभाषा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो आगे लिखिए गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दावली जो अपने को आनी चाहिए, जैसे वक्रता के अंदर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस क्या होता है, मुख्य क्या होता है, द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, सारी बात। तो आगे लिखिए गोलीय दर्पण से संबंधित महत्व, भैया आपने नोट नहीं किया तो पॉज नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हेडिंग गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। लिखिए आपने क्या, कि गोलीय दर्पण से
संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या होती है? महत्वपूर्ण परिभाषा देखिए, इधर देखिए, पहले मैं दोनों का डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका मैं बना रहा हूँ अवतल दर्पण। क्या बना रहा हूँ? अवतल दर्पण। ये बना दिया मैंने अवतल दर्पण। अब देखिए हुआ क्या एक्चुअल में कि कोई गोला था। क्या था? कोई गोला। इस गोले को अपन ने पेंट किया इधर से और यहाँ से इसको काट दिया। कैसे काटोगे? आले काट दिया और काट के इसको बाहर निकाल दिया, अलग कर दिया। तो क्या बन गया? ये अवतल दर्पण। ऐसे मानो मैं ऐसा कर दिया कि मानो ये दर्पण था दूसरा, इसको मैं अंदर की साइड से पेंट किया और पेंट से यहाँ से काट के बाहर निकाल दिया, यानी ऐसा बाहर निकला, ये ऐसा बाहर निकला। तो देखिए ये जो दर्पण वो किसी गोले का ही भाग है, किसी गोले का ही भाग है। तो जिस गोले का जो केंद्र होता है उसे बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। और जिस गोले की त्रिज्या होती है उसे बोलते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या। बातें समझ आ रही होगी। और जिसको हमने काट के निकाला है, तो ये जो वृत्ताकार चाप है, वृत्ताकार चाप की जो लंबाई है इसे बोलते हैं दर्पण का द्वार। क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वार, एपर्चर ऑफ मिरर। और इसका जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। और यहाँ पे इसका सी होगा, सी मतलब वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र। भाई ये जो दर्पण है किसी गोले का ही भाग है, तो जो जिस गोले को काट कर दर्पण को बनाया गया है, तो उस गोले का जो केंद्र है वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। और इसके वक्रता केंद्र और इसके ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य, ठीक है। और इसकी जो यानी केंद्र से ध्रुव की जो दूरी उसे बोलते हैं वक्रता, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब होता क्या है कि जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस एस, ठीक है। और इस दूरी को बोलते हैं फोकस से लेके ध्रुव तक के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। दिखाते किसे? स्मॉल एस। ये मैंने बनाया किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। ये है आपतित किरण, ये क्या है? इसकी आपतित किरण है। और ये इसकी क्या है? ये बन जाएगी परावर्तित किरण। ये क्या बन जाएगी? परावर्तित किरण। सी यहाँ पे क्या है? सी है, यहाँ पे सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एस को बोलते हैं मुख्य फोकस। अब यहाँ बातें लिखते हैं, इतनी जगह थोड़ी कम है, तुम्हें लिख दे रहा हूँ। देखिए ये किसके लिए बनाया अपन ने? ये डायग्राम बनाया अपन ने अवतल दर्पण के लिए। अगर सेम चीज अपन उत्तल में बनाना चाहे तो देखिए कि मान लो ये अपने पास अवतल दर्पण है, ये अपने पास क्या है? अवतल दर्पण। इन पेंटिंग जिसका परावर्तक पक्ष था ये वाला हुआ, इसका ये था। तो मान लो यहाँ से कोई लाइन देखिए, ये इसका मुख्य, इसका सी का ये दोनों, सी मतलब वक्रता केंद्र, ये इसका ध्रुव और इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ से लेके यहाँ तक वक्रता त्रिज्या। ये दो यहाँ से लेके कहाँ से लेके? यहाँ से लेके यहाँ तक बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। केंद्र से वक्रता केंद्र से ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और यहाँ से मान लो लाइट आई, वो परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी। भाई ये क्या करता है? ये फैलाता है। एक दो बातें और लिखेगा। अवतल दर्पण में क्या लिखोगे? अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी, वो है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं इसको, अभिसारी बोलते हैं इसको, अपसारी बोलते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात किरणों को एक जगह सिकोड़ देता है और ये परावर्तन के पश्चात किरणों को फैला देता है। तो इनका दूसरा नाम होता है, इसका होता है अभिसारी दर्पण। क्या होता है? अभिसारी दर्पण। इन्हीं को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये है जो परावर्तन के पश्चात किरणों को फैलाता है, जबकि अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात किरणों को एक जगह पर मिला देता है। तो इसका दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण, इसका नाम है अपसारी दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बातें क्लियर हो रही? इसका दूसरा नाम किसका? उत्तल का दूसरा नाम अपसारी दर्पण, अवतल का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण। अभिसारी इसलिए है कि सारी किरणों को एक जगह मिला देता है, ये किरणों को फैला देता है। अब देखिए मान लो किरण यहाँ से आई, ठीक है, ये इधर चली जाएगी, तो किरणें क्या वास्तव में मिली? तो वास्तव में नहीं मिली। इनको पीछे बढ़ाने पर कहीं मिलती हुई लगी, एक्चुअल में रियल में नहीं मिली, पीछे बढ़ाने पर कहीं पे मिल रही है। मान लो यहाँ पे मिल रही है, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। और ये हो जाएगी इसकी फोकस दूरी एफ। समझ में आ गई यहाँ तक बातें? इसका दूसरा ये क्या है? अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। तो ये जो बातें मैंने बोली इनको लिखते हैं। तो आप पहले ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, इसके बराबर में ये बना लीजिए।
ठीक है, ये किसके लिए, ये अवतल के लिए, ये किसके लिए, उत्तल के। और फिर हेडिंग डाल लीजिए द्वारक। क्या लिखोगे, द्वारक। इन निशान नामों को मैं हटाता हूँ यहाँ से, नाम आपने लिख लिया होगा, डायग्राम बना के लिख लीजिए। डायग्राम तो समझ में चाहिए होगा, तो मैं डायग्राम को रख रहा हूँ। आप नीचे से दोनों नाम लिख लीजिए और फिर उसको यहाँ से हटा रहा हूँ, और फिर से आप हेडिंग डाल लीजिए। क्या, आप समझिए द्वारक। द्वारक क्या होता है, द्वारक क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में एप्रेसर। क्या बोलते हैं, एप्रेसर। तो देखिए द्वारक क्या है, जो इस दर्पण का जो वर्ताकार चाप के बाहर की लंबाई, इसी को बोलते हैं द्वारक। ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है दर्पण का द्वारक। और एक चीज और ध्यान रखना, अपने सिलेबस में जो दर्पण है उनका द्वारक बहुत छोटा है, इसको केवल अपने जूम करके इतना बड़ा बनाए, वास्तव में इतना बड़ा है नहीं, बहुत छोटा ही। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं दर्पण का द्वारक। लिखिए क्या लिखोगे, दर्पण के वर्ताकार चाप, दर्पण के वर्ताकार चाप, वर्ताकार चाप की लंबाई को, ये जो वर्ताकार चाप है इसकी लंबाई को बोलते हैं इसका द्वारक। दर्पण के वर्ताकार चाप की लंबाई को, लिखिए साथ साथ डायग्राम रखें, दर्पण के वर्ताकार चाप की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्लियर, ये हो गया दर्पण का, जिसका नाम रहते मान लो ये एन है और ये एम, तो एम एन क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे लिखिए दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ध्रुव को सिंपल लिखा हूँ पोल, ध्रुव, दर्पण के ध्रुव को मैं क्या लिखा हूँ, सिर्फ ध्रुव लिखा हूँ, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पोल, दिखाते हैं किससे, टी से। जो द्वारक का जो, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु, यानी इस द्वारक का जो बीच वाला बिंदु है उसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, मतलब ध्रुव। लिखोगे द्वारक के, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु, लिखिए मेरे साथ साथ, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दिखाते हैं किससे हैं, पी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। लिख लिया होगा आपने, आ गया, ये हो गया दर्पण का ध्रुव। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, क्या आगे बात करते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो देखिए वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र, इसको दिखाते हैं अपन, बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिखाते हैं कैपिटल सी से। कैसे दिखाते हैं, कैपिटल सी से। तो ये क्या है, ये दर्पण जिस गोले का भाग है, या जिस गोले को काट कर ये दर्पण बनाया गया है, उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। लिखिए आगे, कि दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या बात क्लियर है, कि इस दर्पण को जिस गोले से काट कर, जिस गोले को तोड़कर इसको बनाया गया था, उस गोले का केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर यहाँ तक बात। आगे हम डालेंगे वक्रता त्रिज्या, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, इन तीनों बातों में यहाँ से हल करो। ये पोल है, ध्रुव है, ठीक है, ये द्वारक है, ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र आपका दिख रहा डायग्राम, इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, इसका, ये उत्तल के लिए, ये अवतल के लिए। अवतल का इसका जो सामने, जहाँ से लाइट आ रही है उसके सामने, और जो किसका इसके पीछे लाइट आ रही है उसके पीछे है। क्लियर, आगे लिखिए वक्रता त्रिज्या, यहाँ से आ रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने। आगे लिखिए वक्रता त्रिज्या, क्या, वक्रता त्रिज्या, दिखाते हैं किससे, इसको कैपिटल आर से, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट नंबर 4 है ना, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिखाते हैं किससे, कैपिटल आर से, इंग्लिश में लिखना लिख सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिखाते हैं किससे, कैपिटल आर से। देखिए ये क्या होता है, सी से पी की दूरी, सी से पी की दूरी, सी मतलब वक्रता केंद्र, पी मतलब ध्रुव। तो क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र, यानी सिंपल में लिख रहा हूं इसको, वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब ऐसा है
कि ध्रुव से वक्रता केंद्र, जैसे रियल में ऐसा है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव से, क्योंकि दर्पण में सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अभी मैं आपको चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा, उस टाइम क्लियर और कर दूंगा। आप थोड़ा याद समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसे अपन क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। दिखाते किसे, कैपिटल आर से दिखाते हैं। आगे लिखिए मुख्य फोकस, नंबर 5, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस दिखाते हैं किसे, कैपिटल एस से। किसे दिखाते हैं, कैपिटल एस। तो देखिए होता क्या, ये है मुख्य एक्स, ये क्या है, थोड़ी पहले मुख्य एक्स लिखते हैं, पहले लिखिए मुख्य एक्स, इसके बाद आप क्या लिखोगे, मुख्य फोकस से पहले लिखिए मुख्य एक्स। मुख्य फोकस की जगह पहले आप लिखिए मुख्य एक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद प्रिंसिपल पीआर आता है, ये PRNCL, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या होती है, वक्रता के अंदर और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता के अंदर और ध्रुव को जो लाइन मिलाती है उसे बोलते हैं मुख्य एक्सिस। देखो ये मुख्य एक्सिस, इसकी ये मुख्य एक्सिस, इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं, इसको आगे अपन बढ़ा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, दर्पण के वक्रता के अंदर, दर्पण के वक्रता के अंदर मतलब सी, वह दर्पण के ध्रुव को, वह दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वह दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य एक्स कहते हैं, दर्पण की मुख्य एक्स, और इंग्लिश में इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स कहते हैं। कोई डाउट इसके अंदर, अरे भाई सी और पी को मिला रही है, वो मुख्य एक्सिस को आगे बढ़ा दीजिए, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़िए, पॉइंट नंबर 6 ये क्या आएगा। अब आगे बात करते हैं, ये मुख्य एक्स हो गया, सब कुछ हो गया। आगे लिखिए मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कैपिटल एफ। देखो अब देखिए, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आई, यहाँ पर टकराई, मतलब परावर्तन हुआ और टकरा के यहाँ से गई, तो मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिली उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। या मुख्य अक्ष पर मिलती हुई लगे, जैसे यहाँ पे बात करें, ये मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, यहाँ इसका परावर्तन हो गया तो इधर चली गई, तो क्या वास्तव में जाके मिली, नहीं मिली, पीछे बढ़ाने पर, इस किरण को पीछे बढ़ाने पर इस जगह मिलती हुई लग रही है, या तो वास्तव में मिले या ऐसा लगे कि मिलेगी पीछे बढ़ाने पर, तो इसे बोलते हैं मुख्य फोकस। तो क्या लिखेंगे परिभाषा, मुख्य अक्ष यानी मुख्य अक्ष से समांतर, मुख्य लिखिए साथ, मुख्य एक्स के समांतर, मुख्य एक्स के समांतर दर्पण पर आपतित किरणें, मुख्य एक्स के समांतर दर्पण पर आपतित किरणें, आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के जिस बिंदु पर, मुख्य एक्स के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई ऐसा लगेगा, जैसे यहाँ पे लग रहा है मिलेगी पीछे बढ़ाने, लेकिन यहाँ वास्तव में मिली, तो क्या बोला मैंने, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, उसे मुख्य फोकस। दिखाते हैं किससे, कैपिटल एफ से, मुख्य फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। यहाँ तक आगे लिखिए, वो करना जाओगे। नेक्स्ट नंबर 7, नंबर 7 क्या लिखोगे, फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी क्या है कि पी और ए के बीच की दूरी, यानी ध्रुव से, ऐसा ये भी बोल सकते हैं ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, लेकिन अपन इसको ऐसे बोलना और ज्यादा बेटर रहेगा, ध्रुव से दूरी, क्योंकि सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। देखिए आगे, यहाँ तक क्लियर है, तो आप यहाँ से नोट कीजिए अच्छी तरह से, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लीजिएगा। तो आगे लिखिए क्या, फोकस, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉल है, वो कैपिटल है था, मुख्य फोकस कैपिटल है,
और जो फोकस दूरी उसको किसे दिखाते हैं अपन, स्मॉल एफ। आगे लिखिए, सॉरी, आगे लिखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। तो आगे लिखोगे फोकस दूरी, क्या लिखोगे, नंबर 7 6 जो भी है, मैं भूल गया हूँ 7 है क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी इसको दिखाते हैं किससे, स्मॉल एफ से। कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। देखिए क्या लिखोगे, दर्पण से, दर्पण से क्या, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी यानी ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को, मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसमें एक चीज साथ लिख लीजिए यहीं पर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये बात अभी समझा दूंगा कैसे होती है, क्यों होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, वह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कोई डाउट कैसे, अभी समझाएंगे। ये आपतित केंद्र के विपरीत है और ये आपतित केंद्र की दिशा में, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, इतना याद रख लीजिए। और सेम चीज लेंस में भी होगा, सेम चीज लेंस में भी होगा, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। जो काम किसमें, फोकस दूरी में, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण व उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ तक बातें क्लियर है। आपका बचता है, अब क्या बता, एक चीज आगे आगे लिख लीजिए लास्ट, फोकस तल। क्या होता है, फोकस तल, नंबर 1 फोकस तल या फोकल प्लेन, फोकस तल। तो यहाँ से पढ़ा दूं, फोकस तल क्या है समझाता हूँ। फोकस तल क्या होता है समझाते हैं, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, मेरे साथ साथ लिख लिया करो, इसलिए मैं लिखता हूँ कि आप मेरे साथ साथ लिख लो समझाने के बाद। क्लियर यहाँ तक, तो आगे बात करते हैं फोकस तल क्या होता है। फोकस तल क्या होता है, तो देखिए फोकस तल ये होता है, नंबर 8 पॉइंट जो नंबर डालना आपके, फोकस तल। देखिए ये अपना दर्पण, ये क्या अपना दर्पण, तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो तो मुख्य अक्ष पर कहीं मिलती है, लेकिन जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आती है, जैसे मान लो ये किरण आ रही है, ये क्या होगा, कहीं नीचे आ रही मान लो, और ये मान लो किरण आ रही है कहीं नीचे आके यहाँ मिल रही है, मान लो कहीं यहाँ मिल रही है। तो देखिए ये इसका मुख्य फोकस था, तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आती है वो इस मुख्य फोकस के ऊपर या नीचे कहीं मिलती है, ऊपर या नीचे कहीं मिलती है, लेकिन मिलती इसी तल में, लेकिन मिलती इसी तल में है, तो इस तल को बोलते हैं फोकस तल। क्या बात समझ आई, कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो तो मुख्य अक्ष पर कहीं मिलती है, लेकिन जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर नहीं आती है उस मुख्य फोकस के ऊपर या नीचे कहीं मिलती है, मतलब इसी, लेकिन मिलेगी कहीं इसी तल के अंदर। इस पूरे तल को बोलते हैं फोकस तल। क्या होता है, कि एक ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो, जिस तल है वो मुख्य अक्ष के लंबवत है और जो फोकस से गुजरता हो, एक ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के 90 डिग्री पर हो और जो मुख्य फोकस से गुजरे उसे बोलते हैं फोकस तल। तो लिखिए परिभाषा, कि ऐसा तल, लिखिए परिभाषा, ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो और मुख्य फोकस से गुजरे। लिखिए ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो, मुख्य अक्ष के लंबवत हो, वह मुख्य फोकस से गुजरे, वह मुख्य फोकस से गुजरे, फोकस तल कहलाता है, फोकल प्लेन, फोकस तल कहलाता है। क्या बात क्लियर है। ऐसा जरूरत कब पड़ेगी, जब किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस पर मिलेगी। अगर किरणें मुख्य अक्ष से समांतर नहीं होगी तो मुख्य फोकस के ऊपर नीचे कहीं मिलेगी, तो उस तल को बोलते हैं फोकस तल। ये यहाँ पे बात, तो ये थी गोलीय दर्पण संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषा जो मैंने आपको पूरी करवा दी है। आगे बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, चिन्ह परिपाटी, कब धनात्मक मानना होता है चिन्ह, कब ऋणात्मक मानना होता है। तो आगे लिखिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो आगे लगा लीजिए, इसको ऐसे साफ कर रहा हूँ,
चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी कब प्लस मानना है, कब माइनस मानना है, कौन प्लस है कौन, जो बात है। आगे देखिए, चिन्ह परिपाटी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। तो देखिए सिंपल सी बात, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। मान लेते अपने पास ये अवतल दर्पण, ये क्या अपने पास अवतल दर्पण है, कोई डाउट इसके अंदर, मान लिया। और ये इसका मुख्य अक्ष, इसका क्या है, इसको अपन ने बोल दिया मुख्य अक्ष, ये क्या बन गया मुख्य अक्ष, और ये बोल दिया ध्रुव, क्या बोल दिया ध्रुव। तो अब मुख्य अक्ष को मान लीजिए एक्स अक्ष, क्या मान लीजिए, जानते ना भाई, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, और इसको मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर जो मूल बिंदु है दर्पण का ध्रुव, यहाँ पर दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानना है, ठीक है। और मान लेते हैं किरण इधर से आ रही है, और एक चीज ध्यान रखना, अपन 99.99 क्या 100% अपन किरणों को बाईं ओर से आता हुआ मानते हैं। किधर से मानते हैं कि किरणें बाईं ओर से ऐसे आ रही है, तो ये अपनी होगी आपतित किरण, ये अपनी क्या होगी आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और यहाँ से ये परावर्तित होकर मान लो इधर से ली, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण, क्या बोलेंगे परावर्तित किरण। तो इसमें साइन कन्वेंशन यही है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियों को धनात्मक मानते हैं, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियों को ऋणात्मक मानते हैं। प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव। क्या बोला मैंने, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, जबकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, पहला नियम। दूसरा नियम इसका यह है कि मुख्य एक्स के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, तो मुख्य एक्स के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। और दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानना होता है। इन दर्पण में सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सारी दूरियां कहां से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, नापते हैं, जैसा अगर समझो मेजर करते हैं। क्या बात समझ आ गई, बस यही बात है, और इसमें ज्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो इसके बिना न्यूमेरिकल आप सोल्व नहीं कर पाओगे, आंशिक प्रश्न के अंदर सोल्व नहीं होगा। तो आप डायग्राम बना लीजिए, आपको समझ में आ गई। जो मैंने बातें बोली उसको मैं आपको 3 लाइन में शब्दों में लिखवा भी देता हूँ, जिससे आप पढ़ भी सको, लिख भी लो। तो आप डायग्राम बना लीजिए और लिखोगे, क्या लिखोगे, दर्पण में सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अपना ध्रुव यहाँ पे मूल बिंदु है, जैसा आपका एक्स एक्स वाई एक्स का जो वो मूल बिंदु था, यहाँ पे अपन सारी दूरियों को यहीं से मापते थे। तो सेम काम यहाँ भी होगा कि दर्पण में सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो डायग्राम बना लिया होगा आपने, बन गया। तो भाई लिखिए, देखा पहला नंबर, पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे, दर्पण में सभी दूरियां या सारी दूरियां, पूरी की पूरी दूरियां, दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से मतलब पोल से मापते हैं, ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। दूसरा नियम, आपतित किरण की दिशा में, आपतित, ये भी आपतित किरण, ये दिशा ये होगी इसकी आपतित किरण की दिशा। तो अगर आप इधर जा रहे हो तो प्लस, इसके उल्टा भाग रहे हो तो माइनस। आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, धनात्मक लेते हैं, धनात्मक होती है, जबकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, जबकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियों को ऋणात्मक मानते हैं, मापी गई दूरियों को ऋणात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं, ऋणात्मक होती है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियों को ऋणात्मक मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं, उससे आपको समझ आना चाहिए, ऋणात्मक मानते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। सिंपल, सारी दूरियां कहां से मापनी है, ध्रुव से। आपतित किरण की दिशा में प्लस, उसके विपरीत माइनस, ठीक है। तीसरा नंबर, पॉइंट नंबर 3, मुख्य एक्स के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। सेम चीज, एक्स एक्स वाई देख लीजिए, ऊपर क्या था प्लस, नीचे क्या था माइनस, इधर क्या था प्लस, इधर क्या था माइनस, बस कोई बड़ी बात है नहीं। क्या लिखोगे,
मुख्य एक्स के लंबवत, आगे लिखिए पॉइंट नंबर 3, मुख्य एक्स के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई, मुख्य एक्स के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियों को, ऊपर की ओर मापी गई दूरियों को धनात्मक मानते हैं, मापी गई दूरियों को धनात्मक मानते हैं, धनात्मक मानते हैं, जबकि जबकि मुख्य एक्स के लंबवत नीचे की ओर, मुख्य एक्स, ये रहा आपका मुख्य एक्स के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियों को, मापी गई, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, मापी गई दूरियों को क्या मानते हैं, मापी गई दूरियों को ऋणात्मक मानते हैं, मापी गई दूरियों को ऋणात्मक मानते हैं। यहाँ तक आप लिखिए, आपको यहाँ तक समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर केवल आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। मापी गई दूरियों को ऋणात्मक मानते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, पक्का समझ में आ गया। तो आगे लिखिए, वीडियो बड़ा होगा। यहीं पर अपन गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण भी यहीं पे कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी करूँ, यहाँ तक क्लियर। आगे पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इसको डालें यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन लगा लीजिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, एक मिनट, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण क्या लिखा आपने, नेक्स्ट लाइन, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब। अब देखिए, तो प्रतिबिंब आपको मैंने पहले बता दिया कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले कम से कम दो किरणों की, जैसे मान लो इस पॉइंट की इमेज बनानी है तो मैं उसकी दो किरण निकालनी पड़ेगी। कितनी किरण निकालनी पड़ेगी, दो, इस्तेमाल प्रकार के आ जाएगी। किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। या आपने मेरे लेक्चर फर्स्ट में देख लिया होगा या पढ़ लिया होगा, ठीक है। किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए, दो चाहिए। फिर दूसरा, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अगर किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टा होता है। फिर दूसरी बात करते हैं आभासी, किसकी बात करते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो किरणें अगर वास्तव में किसी बिंदु पर ना मिले लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो तो तब होता है, तब बनता है आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, सीधे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, यहाँ पे सीधा होता है। क्या आपने लेक्चर फर्स्ट में देख लिया होगा। तो आज हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है, समझ में आ गया। आपने लेक्चर फर्स्ट देखा हो, मैं उसमें डिटेल से बता दिया है। और फिर मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो अपन ऐसा पढ़ते हैं, पहले गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, कि वो कौन कौन से नियम है जिनकी सहायता से हम प्रतिबिंब बनाएंगे, जिनकी सहायता से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहला नियम देखिए, पहला नियम ये है। पहला नियम कौन सा है, ये पहला कौन सा, देखिए आप समझ जाओगे कि मान लो ये अवतल दर्पण है, मान लो ये आपका अवतल दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, और ये इसकी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई और ये कहां से आएगी, फोकस से जाएगी। ये पहला नियम। ये किसमें हो गया, अवतल दर्पण में। किसमें हो गया, अवतल दर्पण में। और मान लो आपका उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, मान लेते हैं आपका उत्तल दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष मान लेते हैं। और मान लो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई, इसको बोलेंगे आपतित किरण। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ से इसका तो परावर्तन यहाँ होगा ना, ये परावर्तन होगी, इसको पीछे बढ़ाने पर कहीं पे मिलेगी, पीछे बढ़ाने पर कहीं पर मिलेगी। तो नियम यह है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, क्या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण के, देखो क्या लिखा आपने यहाँ पे, समझ आ कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण
मुख्य एक्स के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसी चीज को मैं शब्दों में लिखने जा रहा हूँ। नियम यही है कि जो किरण मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है वह दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अगर अवतल दर्पण होगा तो गुजरती हुई दिखेगी, और यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जा रही है, पीछे बढ़ाने पर, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर। तो नियम नंबर 1 लिखिए पहले आप कि जो किरण मुख्य एक्स के समांतर, किरण कौन सी आगे प्रकाश किरण, जो किरण मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है, जो किरण मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात, कहाँ से गुजरती है, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। कोई डाउट इसके अंदर? अगर अवतल दर्पण होगा तो वास्तव में गुजरेगी, उत्तल होगा तो ऐसा लगेगा कि पीछे बढ़ाने पर जा रही है। तो पहले आप ये लिखिए, लिखने वाला डायग्राम बना लीजिए। क्या बात समझ आ गई? फिर से बोल रहा हूँ, जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। दूसरा इसका उल्टा है, जो फोकस से आएगी वो कहाँ से मुख्य समांतर हो जाएगी। तो आप यहाँ तक पहुंच गए, ये बना लीजिए और फिर आगे देखिए। रूल नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम 2 जो आप बोलो, दूसरा नियम क्या देखिए, हटा दे इसको यहाँ से। ओके, नियम नंबर 2 इसका उल्टा है। उल्टा क्या है कि जो किरण फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरने वाली या आगे बढ़ाने में फोकस से जा सकने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। तो नियम नंबर 2, डायग्राम पहले समझिए, बनाना बाद में। कि मान लिया कि अपने पास ये अवतल दर्पण, क्या मान लिया मैंने कि मान लिया कि ये अवतल दर्पण है और यहाँ इसका मुख्य एक्स है और यहाँ से किरण आई जो मान लेते हैं फोकस से जा रही है। कहाँ जा रही है? यहाँ पे। ये बन गई आपतित किरण। ये क्या बन गई? आपतित किरण। तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाएगी। ठीक है, यानी उसका जस्ट उल्टा। लाइट फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर अपन लाइट का रास्ता चेंज कर दें तो उसी रास्ते पे वापस चले जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। अगर 180 डिग्री पर पलट दें, रास्ते मतलब 180, मान लो लाइट इधर आ रही थी, अगर मैंने इसको 180 पे पलट दिया तो वापस उसी रास्ते जाएगी जिस रास्ते से आई थी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर? तो यहाँ उसका उल्टा। इसके दूसरा किस लिए बनाते हैं अपन? दूसरा बनाते हैं उत्तल के लिए। मान लेते हैं ये उत्तल दर्पण है और एक किरण है, वो मुख्य, मान लेते हैं इसका मुख्य फोकस, जैसे मान यहाँ पे किरण आई ऐसे, ये आपतित किरण। तो देखो यहाँ आगे जाएगी, यहाँ पे आगे तो पैंट है, यहाँ पे इसका परावर्तन हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। तो क्या होगा? इसको आगे बढ़ाने में फोकस से जाती हुई आपको लगेगी, इसका मुख्य फोकस है। तो क्या लिखेंगे कि जो किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है, इसको लिख रहा हूँ कि दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली, क्या दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली या आगे बढ़ाने पर, देखो दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली या आगे बढ़ाने पर फोकस बिंदु से जा सकने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसको पहले शब्दों में लिखिए और फिर डायग्राम बना लीजिए। क्या हो गया? दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली, दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली, दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली या आगे बढ़ाने पर फोकस से जा सकने वाली, फोकस कौन सा? मुख्य फोकस। फोकस कौन सा? मुख्य फोकस। दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली या आगे बढ़ाने पर फोकस बिंदु से जा सकने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है, मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। इसमें कोई डाउट कि दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली या आगे बढ़ाने पर फोकस बिंदु से जा सकने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये आई यूं गई, ये आई यूं गई, मुख्य के समांतर, लेकिन इसको आगे बढ़ाने पर उत्तल में आगे बढ़ाने पर अवतल में साफ साफ मिल जाएगी। तीसरी बात करते हैं, जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित होती है या वक्रता केंद्र से जो किरण आती है वो वापस उस रास्ते से लौट जाती है। तो नेक्स्ट रूल नंबर 3, यहाँ ये लिखिए, डायग्राम बना लीजिए। रूल नंबर 3, तीसरा नियम, यहाँ तक क्लियर। नियम नंबर 3 देखिए, तीसरा नियम यह है कि जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पर लौट जाती है, मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर चल जाएगी। क्यों जाएगी इसका रीजन मैं आपको भी बता दूंगा। देखिए क्यों सर, पॉइंट नंबर 3 क्या कि जो किरण, मान लिया आपका अवतल दर्पण, या आपका अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य है, ये इसका मुख्य है, और मान लो इसका सी वक्रता केंद्र, और एक किरण ऐसे आ रही है, कहाँ से आई है, सी से आई, तो जहां जैसे आई थी वैसे के वैसे चली जाएगी, ठीक है। या फिर अगर उत्तल की बात करें तो ये मान लेते अपना उत्तल दर्पण, ठीक है, ये इसका मुख्य है, और मान लीजिए यहाँ से सी पर जा रही, कहाँ जा रही है, एक किरण सी पर जा रही है, यानी आपका सी हो गया, सी पर जा रही है, तो जैसे आई थी वैसे ही वापस पलट जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं मतलब वक्र, क्या आया समझ में कि जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से आती है, जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट जाती है। ऐसा क्यों हो, उसी पथ पर वापस होगी। तो आपको मैंने बताया था कि जो किरण अभिलंबों से आपतित होती है वो वापस उसी रास्ते पर चल जाती है। तो रूल बनाना है कि यहाँ से आपतन कोण कितना होगा 0, परावर्तन कितना होगा 0। क्या बात समझ में आ रही है। आपतन कोण क्या था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। अब यहाँ तो आपतित किरण भी यही है, अभिलंब भी यही है, तो ये हो गया अभिलंबवत आपतन। क्या बात समझ आ गई आपने सब देखा होगा तो, क्योंकि यहाँ पे आपतन कोण कितना होगा 0, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 0 होगा। देखिए जिसमें भी वर्ताकार सतह, जितनी भी गोलीय सतह, उनका अभिलंब कहाँ से आता है, वर्त के केंद्र से या गोले के केंद्र से। तो ये बन गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर जो भी किरण आएगी वो वैसे उसी पाथ पे, उसी रास्ते में वापस लौट जाएगी। क्या कहेंगे, दर्पण के निश्चित को शब्दों में, दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, या दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या आगे बढ़ाने पर, या जो इसमें आगे बढ़ाने पर, या आगे बढ़ाने पर, या आगे बढ़ाने पर दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से जा सकने वाली, वक्रता केंद्र से जा सकने वाली, जा सकने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है, उसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है या पलट जाती है, वापस लौट जाती है। इसका सिंपल ऐसा करना है, जो सी से आएगी वो वापस ले जाएगी, जो सी से जाती लगेगी, जो सी से आ रही है वो वापस उस रास्ते पे चली जाएगी। सी मतलब वक्रता केंद्र, ठीक है। आपका तीसरा नियम। चौथा नियम यह देख लीजिए, चौथा नियम यह देख लीजिए क्या है कि जो किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, ये दर्पण का ध्रुव, ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। जो किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है वो मुख्य अक्ष से बराबर कोण बनाती है। आगे देना, ये आपकी आपतित किरण है और ये आपकी परावर्तित। अगर मान लो ये कोण थीटा, ये कोण कितना होगा थीटा, क्योंकि ये इसका क्या बन गया, अभिलंब। सीपी क्या बन गया यहाँ पे, अभिलंब, क्योंकि जितने भी गोलीय सतह है उनका अभिलंब वक्रता केंद्र से गुजरता है, ये अभिलंब बन गया। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यहाँ तो परावर्तन नियम लगेंगे ना। परावर्तन नियम क्या है, आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। या फिर उत्तल की बात कर लेते हैं कि ये आपका उत्तल दर्पण है और ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, और मान लेते हैं आपतित किरण है, तो आपतित ये कोण कितना थीटा, तो यहाँ से क्या होगा परावर्तन, ये कोण कितना आएगा थीटा। ये आपकी बन गई परावर्तित किरण। यानी क्या बोला मैंने
कि जो किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है वो मुख्य एक्स से बराबर कोण बनाती है। ये 4 नियम है और इन 4 नियमों को काम में लेकर अपन इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। तो चौथा नियम मैं आपको शब्दों में लिख के देता हूँ। तो चौथा नियम लिखिए, ऊपर वाला हटा दूं मैं, हटा दूं, चलो देखिए नंबर चौथे जो रूल नियम है उसको भी आप शब्दों में लिख लीजिए। क्या लिखोगे, देखिए क्या रूल नंबर 4 कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण, दर्पण के ध्रुव पर चौथा लिख रहा हूं, दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य एक्स से बराबर कोण, मुख्य एक्स से बराबर कोण बनाती है, मुख्य एक्स से बराबर कोण बनाती है, मुख्य एक्स से बराबर कोण बनाती है। क्लियर? तो इसके वाले डायग्राम आप बना लीजिए। तो ये थे आपके 4 नियम। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। क्या? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो आगे लिखवा लीजिए आप, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। नेक्स्ट हेडिंग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इसको साफ कर देगा। क्या लिखा? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए अवतल मान लेते हैं अपने पास एक अवतल दर्पण है। ये क्या मान लेते हैं? अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य, ये इसका क्या बन जाएगा? मुख्य एक्स। ठीक है, ये इसका मुख्य फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका वक्रता केंद्र। तो हम क्या करेंगे? बिंब रखेंगे। बिंब मतलब वस्तु को रखेंगे, उसकी इमेजेस बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहला केस अपने पास यह हो सकता है कि बिंब को बहुत दूर रख दे। कहाँ रख दे? बहुत दूर। यानी अपना कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। पहला केस ये बनेगा कि जब बिंब अनंत पर रखा हो, जब बिंब अनंत पर, बिंब मतलब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो, बहुत दूर रखी है। अनंत का मतलब रियल अनंत नहीं, क्योंकि अपने दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। मान लो इसका, उसके सामने हम 10, मान लो इसका ये 1 सेंटीमीटर, उसके सामने 1 मीटर दूरी पर रख दिया आपने, तो 1 सेंटीमीटर के सामने 1 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया ना। ऐसे ही यहाँ पे रिलेटिव टर्म, तो बात समझ आई। तो अपने पास कितने केस बन सकते हैं? बहुत दूर रख दे, अनंत रख दे। दूसरा केस है यहाँ रख दे, मतलब अनंत और सी पे रख दे। तीसरा केस है सी पे रख दे। चौथा केस है सी और एफ के बीच में रख दो। पांचवा केस है एफ पे रख दो। छठा केस है एफ और डी के बीच में रख दो। ये पी है, पी मतलब ध्रुव। तो 6 केस बनेंगे। पहला कहाँ पर? अनंत पर। दूसरा कहाँ पे? अनंत और सी के बीच में कहीं। तीसरा कहाँ पे? सी पर। चौथा कहाँ पे? सी और एफ के बीच में, जहां आपकी मर्जी। पांचवा कहाँ पे? एफ पे रख दो। छठा कहाँ पे? एफ और पी। क्या इन 6 जगह के अलावा क्या और कोई जगह हो सकती है? बिल्कुल नहीं। बोलोगे पी पे, तो पी तो वो दर्पण ही आ गया, खुद ही दर्पण के ऊपर ही आ गया। वो तो दूर की बात करें, इमेज बनाने ना आएगी नहीं समझ। तो पहला केस कहा कि जब वस्तु अनंत पर हो या बिंब अनंत पर हो, यानी अनंत से, यानी ये अपना क्या है? अवतल दर्पण। ये अपना क्या है? अवतल दर्पण। और बिंब रखा हुआ है अनंत पर। कहाँ रखा हुआ है? बिंब रखा हुआ, मान लो ये बहुत दूर है, अनंत पे ये बिंब रखा हुआ। मान लो ये ए है और मान लो ये बी है और इसका पी है। अब आपको पता होगा अनंत से कैसी किरणें आती है? समांतर। अगर नहीं पता तो याद रखना है, अनंत से हमेशा समांतर किरणें आती है। समझने के लिए आप प्रकाश को देख लीजिए, कैसी किरणें आती है? प्रकाश पुंज आता है। ये बहुत सारी किरणों का समूह आता है ना, उसको प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो समांतर किरणें, यानी अनंत से हमेशा समांतर किरणें आती है, अपन मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं एक पॉइंट में यहाँ से निकालू, एक पॉइंट में यहाँ से निकालो, एक किरण यहाँ से निकालू, यहाँ से टकराएगी, मुख्य से समांतर आ रही है। तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस। कहाँ से जाएगी? फोकस से। एक मैं यहाँ से निकाली, कहाँ से? बी से निकाली, ये मैंने बी से निकाली। ये भी कहाँ से आएगी? फोकस से। कहाँ से आएगी? फोकस से। क्योंकि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। तो दोनों किरणें कहाँ मिली? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ मिल बना? फोकस पर। तो पहली बात तो कहाँ बना? प्रतिबिंब बना। यहाँ इसके मैं लिख रहा हूँ गुणधर्म, इसके बारे में प्रॉपर्टीज की। तो पहला प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। क्या वास्तविक बना?
वास्तविक बना, वास्तविक बना क्या आभासी बना? अरे वास्तविक बना क्या आभासी? वास्तविक क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? उल्टे। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सदैव उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? उल्टा। वो साइड क्या होगी? देखो बिंदु है, अब बिंदु में क्या उल्टा और क्या सीधा आपने ये तो पता है, लेकिन अब ये क्या भाई बिंदु क्या उल्टा और क्या सीधा, लेकिन अपन जानते हैं कि किरणें वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा। साइड क्या उसका? बिंदुवत आकार का। कैसा है? बिंदुवत आकार का या बिंदुवत, और कहाँ बना? फोकस पर, वास्तविक उल्टा और बिंदुवत। ये हो गया इसके बारे में जानकारी। मतलब जब आपका बिंब अनंत पर रखा होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ये इसका सी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहला केस फर्स्ट, जब बिंब अनंत पर हो। उल्टा समझ में आया कैसे? क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? उल्टे। भाई बिंदु में क्या उल्टा और क्या सीधा, लेकिन दिमाग से अपने को पता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है तो वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। आगे बात करते हैं कि जब बिंब आपका अनंत और सी के बीच में, जहां आपकी मर्जी वहां कहीं भी रख लीजिए, अनंत और, एक अनंत है, दूसरा केस क्या बन सकता है कि अनंत और सी के बीच में कहीं आगे रख, बीच में, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में भी नहीं, एग्जैक्ट बीच में आपको कभी का फर्क नहीं पड़ेगा, इसके यानी यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी रख दीजिएगा। तो केस सेकंड, यहाँ आपने ये बना लिया होगा। एक चीज और, ये आपकी किरणें तब तक नहीं मिलेगी तब तक आप इनको माप के नहीं बनाओगे। तो इसका तरीका देख लीजिए, ऐसे आप बोलोगे तो मिल नहीं वाली। इसका तरीका ये है कि आप ये दूरी 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये दूरी आप 2 सेंटीमीटर मान लीजिए। क्या मैं बोला मैंने कि ये दूरी आप 2 मान लीजिए, कहाँ से? पी से एफ की और एफ से सी की। टोटल कितना हो गया? 4। तो 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लीजिए, 4 सेंटीमीटर कंपास खोल लीजिए, प्रकार खोल लीजिए और यहाँ पे ऐसा घुमा दीजिए, तो आपका डायग्राम अच्छा बनेगा। उसको 2 भागों में बांट लीजिए। फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर फोकस और यहाँ से 2 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र, कहाँ से? फोकस है। और फिर आपकी किरणें एग्जैक्ट मिलेगी। दो आप घेर लेना, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर लेना, बन जाएगी, पक्का बनेगा। जब आपके बनाओगे तो स्केल से बनाना तब जाके बनेगा, नहीं तो आप बोलोगे किरणें मिल नहीं रही हमारे को, लेकिन मेरे को तो यार मैं तो बना दूंगा अभी। तो आपकी कैसे मिलेगी? जब इनको माप के बनाओगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इसको आप अभी बनाओ तो अभी बना लीजिए, या फिर अभी रफली लिखना चाहते हो तो रफली लिख के फिर वापस प्रैक्टिस कर लो। कंपास और स्केल लेके, स्केल वगैरह, पेंसिल, जो भी आप फाइनल, कंपास, पेंसिल, स्केल लेके फिर केस सेकंड, दूसरा केस ले, जब बिंब कहाँ रखा हो? जब बिंब रखा हो अनंत व सी के, बना लिया आपने। सेकंड केस, जब बिंब अनंत व सी, सी मतलब वक्रता के अंदर, सी मतलब क्या है? वक्रता के अंदर। तो केस सेकंड कि जब बिंब अनंत व सी, सी मतलब अनंत, समझ गए? अनंत हिंदी में ना, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखा हो। वक्रता केंद्र में लिखूंगा सी के बीच कहीं पर, बीच कहीं पर भी, बीच का मतलब बिल्कुल बीच नहीं है, बीच रखा हो, आप कहीं भी रख सकते हो। तो दूसरा केस देखिए कि मान लेते हैं अपने पास ये अवतल दर्पण है, ये अपने पास क्या है? अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य है, ये सी, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर एफ, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर सी, और मान लो आपका बिंब कहीं यहाँ रखा हो, ये बिंब यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ तक ये आपका बिंब, मतलब ये आपकी वस्तु है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आपको इसकी इमेज बनानी है। क्या बनानी है इसकी इमेज? तो क्या बोला था मैंने कि ऑप्टिक्स में किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए उसे 2 किरणें निकालनी है। कितनी किरणें निकालनी है? 2। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक किरण मुख्य एक्स के समांतर ले आता हूँ, और जो किरण मुख्य एक्स के समांतर आती है वो कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से जाती है। कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से जाती है। तो एक किरण तो मैं ये ले आया, अब दूसरी किरण कौन सी लूँ? तो मैं दूसरी किरण ले आता हूँ, ये वाली, सी वाली। कहाँ से जाती हुई? सी से जाती है। तो जो किरण सी से जाती है वो वापस सी से ही आ जाती है। नियम मैंने पढ़ा दिया आपको, जो किरण सी से जाती है वो सी से ही वापस आ जाती है। तो किरणें कहाँ मिली? यहाँ पे। तो किसकी इमेज बनी? बी की, यानी इसको मैंने क्या बोल दिया? बी डे। अब आप दिमाग लगाओगे कि आपको यहाँ पर बिंदु लोगे, ऐसे किरण भेजोगे तो कहीं यहाँ से भी आके मिलेगी, एक ही आया नहीं मिलेगी भाई, बाद ऐसे किरण गई वापस तक आ जाएगी, एक ही में कहीं यहाँ बनेगी। तो आप दिमाग लगा लीजिए, अगर बी आ गया तो बी से लाइन खींच दीजिए, सीधे बी से लाइन खींच दीजिए, ये बी, ये बन गया आपका ए डैश। इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये एक ही इमेज ए डैश और बी की इमेज। बी की बनाने के बाद दिमाग में लगा लाइन खींच दो, वैसे पता तो चल रहा है यहाँ से अगर देखो एक ही बना ली तो ऐसे लाइन खींच दिए, मतलब ए से इधर प्रकाश किरण खींचिए,
यहाँ टकराएगी वापस आ जाएगी, अभिलंबोत आपतन हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। आपका एक एग्जैक्ट कब बनेगा, जब उसको माप के बनाओगे तो एग्जैक्ट मिलेगा, यही आएगा इसके बीच में, यानी कहाँ बना, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य मतलब वक्रता के अंदर व फोकस के मध्य। तो इसके बारे में लिखते हैं। तो प्रतिबिंब बना, पहली बात तो वास्तविक आभासी, बोलो वास्तविक की आभासी, वास्तविक क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, उल्टे। तो यहाँ से क्या आएगा, वास्तविक उल्टा। बोलो इस बिंब से छोटा कि बड़ा, इसका जो आकार है इसकी तुलना में बड़ा है कि छोटा, तो छोटा है, छोटा है। आप माप के बनाना, छोटा आएगा, आप तय कर लेना, इसका 2 सेंटीमीटर लेना तो यहाँ पे इससे कम ही आएगा, इससे कम ही आएगा, गारंटी अगर माप के बनाओगे। तो वास्तविक उल्टा, बिंब से छोटा, बिंब से छोटा, और कहाँ बना, कहाँ बना, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, सी मतलब वक्रता के अंदर, एफ मतलब फोकस के मध्य, ठीक है। केस थर्ड की बात करते हैं। देखो अनंत रख लिया, अनंत और सी पे रख लिया, अब क्या करते हैं, उसको सी पर रखते हैं। तीसरा केस, जब बिंब कहाँ रखाओ, सी पर रखाओ, कहाँ पर रखाओ, सी समझ गए, सी मतलब वक्रता के अंदर। तो मान लेते हैं ये अपना अवतल दर्पण, ये अपना क्या मान लेते हैं कि मान लो ये आपका अवतल दर्पण, आपका मैं इसका मान अवतल दर्पण, और ये मान लो इसका मुख्य एक्स, ये क्या मान लिया, मुख्य एक्स, और यहाँ पे मानता हूँ इसका सी, यहाँ पे क्या है सी, सी मतलब वक्रता के अंदर, और मान लो आपने जो बिंब है उसको यहीं पे रख दिया, बिंब को आपने यानी ये ए और ये बी, ठीक है। अब वही काम करना है, आप इस पॉइंट की इमेज बना लीजिए। तो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी में किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता, 2 की। तो यहाँ से 2 रेज निकाल लीजिए। तो यहाँ से एक किरण मुख्य एक्स के समांतर भेजिए, एक किरण मुख्य एक्स के समांतर, और जो किरण मुख्य एक्स के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से। तो ये गुजरेगी मुख्य फोकस से, कहाँ से गुजरेगी, ये किरण गुजरेगी आपकी मुख्य फोकस से यानी एक्स से। अब दूसरी किरण कौन सी ले, अब दूसरी सीवाल को ले सकते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ से एक किरण ध्रुवल लेते हैं, भाई किरण 4 है अपने पास, 4 है ना, 4 नियम बने, 4 में से तो 2 ही चाहिए, उन 4 में से आप कोई भी 2 किरण ले लीजिए। तो एक में ये मुख्य समांतर, दूसरी किरण मैं लेता हूँ ये वाली, यार जाके कहाँ मिलेगी, ये जाके मिलेगी, मेरे को पता है। अब देखो यहाँ का बोलूँगा आपको मिल ही नहीं रहा, तो मेरा बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं माप के नहीं बना रहा, तो मिलेगा कहाँ पे आके, ये आके मिलेगा, ये आके मिलेगा, कहाँ मिलेगा पता आपको, मेरे को याद है, इसे बताता हूँ मैं। तो ये आके यहीं पे मिलेगा, ये बनेगी बी की इमेज यानी बी डैश, और ए की यहीं बन जाएगी ए डैश। माप के बनाओगे तो ही मिलेगी, नहीं मिलेगी। आया समझ तो माप के बनाना एफ, तो कहाँ पे नहीं है, कहाँ बनी, सी पर ही बनी, कहाँ बनी, सी पर। वास्तविक बनी कि उल्टी बनी, सॉरी वास्तविक बनी कि आभासी बनी, तो वास्तविक क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही है, जब किरणें वास्तव में मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। तो यहाँ पे वास्तविक कैसा है, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक से तो उल्टा भी होगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, उल्टे। और कैसा, बड़ा कि छोटा, तो बिंब के आकार का, वस्तु के आकार का, ही बिंब के आकार का मतलब जितनी ऊंचाई की आपकी वस्तु है उतनी ऊंचाई का ही बनेगा, जितना ये उतना ही ये बनेगा। तो बिंब के आकार का कहाँ बना, सी पर बना, जिसके बारे में जानकारी, बिंब वास्तविक, उल्टा, बिंब के आकार का वह सी पर, ठीक है। माप के बनाना, नहीं तो नहीं बनेगा, आप कहीं बोलो कि सब मिल नहीं रहा बना दो, तो माप के बनाओ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। आया समझ में। तो मतलब देखिए एक चीज अभी नोट कीजिए आप कि जब बिंब अनंत पे था तो प्रतिबिंब यहाँ बना, बिंब थोड़ा आगे आया प्रतिबिंब यहाँ आ गया, बिंब और आगे आया प्रतिबिंब यहाँ गया, यानी जैसे जैसे बिंब आगे आ रहा है वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे जा रहा है, जैसे जैसे बिंब आगे आ रहा है वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे जा रहा है, मतलब बिंब आगे और प्रतिबिंब पीछे, ऐसे भाग रहा है, प्रतिबिंब आगे, सॉरी बिंब आगे प्रतिबिंब पीछे। अब आपको समझ आ गया, अगर मैं यहाँ रखूंगा तो कहीं पीछे आके बनेगा और बड़ा बनेगा, धीरे धीरे साइज बढ़ता है, जैसे जैसे पास में आता जा रहा है वैसे साइज बढ़ता जा रहा है, पहले बिंदु था फिर इतना था और अब इतना हो गया। अब आपको फील आ गई, समझ आपको आ जाएगा। आगे देखिए, अब कहाँ रखें, सी पे रख दिया, अब सी और एस के बीच में जहां आपकी मर्जी वहीं कहीं भी रख लीजिए। तो केस थर्ड कि जब आपका बिंब
सी व एफ, सी समझते हो वक्रता के अंदर, एफ समझते हो फोकस, मुख्य फोकस, एफ कैपिटल बोला है, स्मॉल एफ नहीं बोलो, स्मॉल एफ तो फोकस दूरी होती है, कैपिटल एफ फोकस, मुख्य फोकस। तो केस नंबर 4 तीसरा हो गया। चौथा केस क्या लिखोगे कि जब आपका बिम, जब बिम सी व एफ के मध्य रखा हो, जब बिम सी व एफ के मध्य रखा हो, जब बिम आपका कहाँ रखा हो, सी व एफ के मध्य। देखिए 4, जब बिम कहाँ रखा हो, सी व एफ के मध्य रखा हो, जब बिम सी व एफ के मध्य रखा हो तो कैसा बनेगा, देखिए कैसा बनेगा। तो बनाते हैं, ये अवतल दर्पण, यह आपका अवतल दर्पण, यह आपकी मुख्य, ये आपकी दर्पण की जिसकी पी, ये एफ और ये कैपिटल सी। इस बार बिंदु को अपन ने रखा यहाँ पे, मान लो ये ए और मान लो ये बी, ए बी। आपने वो इसकी क्या बनानी है, इमेज बनानी है। तो क्या करेंगे अपन, वही बी से किरण लाएंगे, मुख्य एक्स से समांतर लाते हैं, वो कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, गुजर गई। एक किरण ले आते हैं, ये वाली ध्रुव वाली, एक किरण ले आए यहाँ पे, जो किरण ध्रुव पे आती है वो कहाँ, जितने कोण पे आई थी उतने ही कोण पे चली जाएगी, जितने कोण पे आई थी उतने ही कोण पे चली जाएगी। तो दोनों कहाँ के मिलेगी, कहीं यहाँ के मिलेगी, कहीं यहाँ आके मिलेगी। आ रहा समझ में, ये आके कहीं मान लो यहाँ आके मिल गई, यहाँ आके मिल गई, ठीक है। इसको हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये बनी किसकी, ये किसकी इमेज बनी, ये इमेज बनी बी की, ये बना पड़ती है बी का। तो आगे एक का यही बन जाएगा, आप कुछ नहीं, जब बी मिलेगा इसको बढ़ा ऐसे लाइन खींच लीजिए, तो आ गया आपका ए डेश, ये आ गया बी डेश। क्लियर है। तो कहाँ कैसा बना, वास्तविक की आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक या वर्चुअल, कोई इंग्लिश में बोलते हैं आभासी को। तो देखो वास्तविक बना, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, उल्टे, दिख भी रहा है ए बी, ये बी डेश सब उल्टा हो गया ना, उल्टा। तो वास्तविक उल्टा, और वस्तु के आकार का की बड़ा, तो बड़ा, यानी इसको अपन लिखते हैं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और इसके लिए हिंदी में एक वर्ड काम लेते हैं आवर्धित, क्या काम लेते हैं, आवर्धित, मतलब बढ़ा हुआ, आवर्धित वर्धित हुआ हुआ, बढ़ा हुआ, आवर्धित। और क्या रह गया, वास्तु में उल्टा हो गया, वस्तु से बड़ा। और कहाँ बना, अनंत और सी के बीच, कहाँ बना, अनंत और सी के बीच, कहाँ बना, अनंत और सी के मध्य बना, अनंत और सी के मध्य, ठीक है। ये था आपका चौथा केस। पांचवा केस, जब बिंब कहाँ रखा हो, एफ पे ही रखा हो। तो आगे मैं बढ़ाता हूँ पांचवा, इसको बढ़ा लीजिए, इसको आप बढ़ा लीजिए, इसको मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। पांचवा बात समझ आ रही है, बिंब आगे प्रतिबिंब पीछे, और प्रतिबिंब का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। केस नंबर 6 कि जब बिंब मुख्य फोकस पर रखा हो, जब बिंब मुख्य फोकस पर रखा हो। तो देखिए आगे केस पांचवा स्थिति, कंडीशन 5 या केस पांचवा स्थिति 5, जो भी आप बोलो समझ में आना चाहिए। केस 6 मतलब जब बिंब मतलब वस्तु, जब बिंब एफ, कैपिटल एफ पर रखा हो, कैपिटल एफ पर रखा हो मतलब फोकस पर रखा हो, कहाँ पे रखा हो, फोकस पर। देखिए कि मान लेते हैं अपने पास ये अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक। और ये इसका मुख्य, आप बढ़ाइए थोड़ी सी, मार्जिन डाल दो, बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, बढ़ा लीजिए, बन गया। आवाज नहीं आई सर, आपकी नहीं आ रही मेरे पास। चलो देखिए, ये आपका अवतल दर्पण, ये एफ और ये क्या हो गया एफ, ये क्या मान लिया अपन सी। इस बार बिंब कहाँ रखा है, एफ ए, अपन ने बिंब को यही रख दिया, मतलब वस्तु को यही रख दिया, ये ए मान लेते और ये बी मान लेते। तो एक किरण अपन मुख्य अक्ष से समांतर लेके गए, तो जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। एक मैंने किरण ये ले ली, चाहो तो एक आप किसे भी निकाल सकते हो, और चाहो तो निकाल सकते हो, इससे कोई, देखो 4 किरणें, 4 में से कोई जो आपकी मर्जी, जो आपको अच्छी लगे वो निकाल सकते हो। ऐसा नहीं तो मैंने निकाली वही आप निकालो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 4 में से कोई भी 2 किरण ले लीजिए, क्योंकि किसी भी बिंब के प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो जरूरी नहीं
जो मैं निकालूं वही आप निकालो या बुक में वही हो, दो कोई भी दो हो सकती है, कोई भी दो हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे तो मैं एक किरण चाहूँ तो आप ये भी ले सकते हो, सी वाली मैं ले रहा हूँ, ये वाली मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ कहाँ पे, दर्पण के ध्रुव पर। तो जो किरण दर्पण के ध्रुव पर आपकी होती है वो उतने ही कोण पे वापस चली जाती है, उतने ही कोण पे वापस चली जाती है। क्या ऐसा लग रहा है आगे जाके मिलेगी नहीं? क्या मिलेगी क्या? ये बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों ये दोनों किरणें समांतर होगी। क्या होगी? दोनों किरणें समांतर। आपको पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं कहाँ जाके मिलती है। समांतर रेखाएं कहाँ जाके मिलती है? तो समांतर रेखाएं अनंत पर जाकर मिलती है। कहाँ जाके मिलती है? कंसेप्ट याद रखना है। समांतर रेखाएं अनंत पर जाके मिलती है, मिलेगी लेकिन कहाँ जाके मिलेगी? अनंत पर। बात क्लियर है? ऐसी रेखा जैसे असंतोष बोलते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे उसकी यहाँ कोई जरूरी नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए कि समांतर रेखाएं अनंत पर जाकर मिलती है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर जाके बनेगा और बहुत बहुत बड़ा बनेगा, बहुत 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 बड़ा। तो क्या बना? वास्तविक, क्योंकि किरणें जाके मिलेगी लेकिन कहाँ जाके मिलेगी? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कैसा आएगा? वास्तविक। और वास्तविक आएगा तो कैसा आएगा? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? उल्टा। और क्या होगा? बहुत बड़ा, बिंब के आकार से बहुत बड़ा। और कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। ये बात समझ आ रही है कि बिंब आगे आगे, जैसे जैसे बिंब आगे आ रहा है वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे जा रहा है, और प्रतिबिंब का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो ये तो इसका 5 केस। अब छठे केस की बात इसकी कर लेते हैं। आप ये बना लीजिए, समझ आ गया। यहाँ पे एरो इंपॉर्टेंट है, एरो दिखाना, हर डायग्राम एरो दिखाना। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, एरो इंपॉर्टेंट है, एरो दिखाओगे हर बार। ठीक है। यहाँ पे केस नंबर 6 की बात करते हैं। जब बिंब कहाँ रखा हो? एफ और ये आपका पी, एफ और पी के मध्य रखा हो। एफ मतलब मुख्य फोकस, पी मतलब ध्रुव के मध्य रखा हुआ हो। तो देखिए आगे इसको डालना यहाँ से। केस नंबर 6, केस नंबर 6 हटा दो इसको, कि जब बिंब कहाँ रखा हो? कहाँ रखा हो? एफ और पी के मतलब जब बिंब एफ व एफ कैपिटल एफ फोकस व पी मतलब ध्रुव के मध्य रखा हो। आप पूरा लिखना, कैपिटल एफ की जगह मुख्य फोकस या फोकस व पी मतलब ध्रुव के मध्य रखा हो। इस बार जो केस हो बना कैसा कि मान लो ये आपका अवतल दर्पण, भाई अपन अवतल दर्पण से पढ़ रहे हैं अभी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ये आपका ध्रुव, ये आपका मुख्य फोकस, और यहाँ आपका सी मतलब वक्रता केंद्र। और इस बार जो बिंब है उसको यहीं पर रख दिया। कहाँ पे रख दिया? यहीं पर रख दिया। मान लो ये ए और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो अपने क्या बनानी है? इमेज बनानी है। तो क्या करें? वही एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर। तो जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। ये किरण इधर चलेगी, और दूसरी किरण में यहाँ से लेता हूँ ये वाली, ठीक है, ध्रुव वाली, और ये जाएगी कहाँ? इधर। कहाँ जाएगी? थोड़ी इधर हो जाएगी, यानी हो जाएगी डाइवर्जेंट रेज। यानी ये आगे जाके ऐसे नहीं हो रही है, आगे जाके ये किरणें आगे जाके फैल रही है, आगे जाके फैल रही है। कहीं आगे जाके मिलेगी। ये डायग्राम मैंने माप के नहीं बनाया, जब आप नाप के बनाओगे तो ऐसा आपको लगेगा। देखो बना के देखो, पहले नाप के बनाइए। ऐसे जा रही होगी, तो ऐसे जा रही, मान लो एक कार इधर से आ रही है ऐसे, और एक कार इधर से आ रही, तो कहीं आगे जाके मिल सकते? बिल्कुल नहीं। ये पीछे कहीं एक बार मिली होगी, ये पीछे कहीं मिली होगी। यानी हुआ क्या? अगर मैं इस किरण को पीछे बढ़ाऊं, इस किरण को मैं पीछे बढ़ाऊं और इस किरण को मैं पीछे बढ़ाऊं, तो पीछे बढ़ाने पर कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये इमेज किसकी बनी? ये बी की बनी। ये किसकी बनी? भाई बी से जो किरण निकलती है तो आगे जाके तो कहीं नहीं मिल रही, लेकिन पीछे बढ़ाने पर वो मिल रही है। तो बी डे और ये ए डे, इन सबसे कुछ उल्टा हुआ। यहाँ पे इस बार कुछ चमत्कार हुआ। वो चमत्कार ये हुआ कि इस बार प्रतिबिंब सीधा आ गया, हर बार उल्टा आ रहा था। इस बार प्रतिबिंब क्या आ गया? सीधा। और सीधा हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक, आभासी। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। सीधी इमेज हमेशा हमेशा काल्पनिक या आभासी होगी। बात क्लियर है? अब कहाँ बना? तो ये दर्पण के पीछे बना, और कैसा बना? आभासी बना। तो सरल लिखेंगे आभासी। क्या लिखेंगे? आभासी। वर्चुअल इमेज है, काल्पनिक इमेज है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होती है? सीधी। तो कैसा बना? आभासी, सीधा। और कहाँ बना? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और क्या बना? थोड़ा सा बड़ा भी बना, थोड़ा सा बड़ा भी बना, और थोड़ा सा बड़ा को हिंदी में लिखते हैं आवर्धित। क्या लिखते हैं? मैग्नीफाइड हो गया, आवर्धित हो गया। ये जिसके 6 केस। और यहाँ पे चमत्कार ये हुआ
कि यहाँ पर प्रतिबिंब सीधा आ गया, यानी अवतल दर्पण के 6 केस में से एक ही केस ऐसा है, छठा केस, जब आपका बिंब एफ और पी के मध्य रखा हो उस टाइम इमेज सीधी आती है, बाकी हमेशा इमेज क्या आती है, उल्टी। लेकिन इसकी दुकान में एक चीज नहीं है, ये कभी भी सीधी और छोटी इमेज नहीं बना सकता। सीधी तो बना रहा है लेकिन सीधी बड़ी बना है, सीधी छोटी नहीं बना सकता, यानी इसके पास वो नहीं है। और वो काम अपना करेगा उत्तल दर्पण। जो अवतल ने छोड़ा वो हिस्से में आ गया उत्तल के, जो अवतल ने छोड़ा वो किसके हिस्से में आएगा, उत्तल के हिस्से में आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो कॉपी और पेन उठाइए, स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए, प्रकार लीजिए और वापस से माप के इनको बना के देखिए। और अब एलिन डाल लीजिए आप, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अभी तक हमने कितने देखे थे, 6 देख लिए। किसके, ये काम छठा कैसे ना, छठा कैसे। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण से। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण अपन ने पूरा कर लिया, और अब करते हैं अपन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, इसको डालें यहाँ से। तो नेक्स्ट रिंग आप डाल लीजिए, क्या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो दिखाए, तो हेडिंग डालिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो देखिए, उत्तल दर्पण में 2 ही केस है कि मान लो ये आपका उत्तल दर्पण है, यह आपका उत्तल दर्पण है, ये इसकी मुख्य एक्स है, तो इसका क्या बनेगा, ध्रुव, और इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर होगा, मान लो इसका C, और ये मान लो कि इसका F है। ठीक है, लाइट अपन किस तरह से लाते हैं, हमेशा बाईं ओर से लाते हैं। इधर से मान लेना, इधर से ला सकते हैं, इधर से कैसे ला, यहाँ पे पेंट है, यहाँ पे परावर्तन ही नहीं हो, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ऐसा बोलो तो इधर से ले आओ, उधर से ऐसा थोड़ी। ठीक है, तो मान लो आपकी किरण आ रही है। अब देखिए ये इसका अनंत है, तो अनंत से लेके P के बीच में आप कहीं पर भी वस्तु को रख लीजिए। एक केस तो ये, और एक केस देगा अनंत से अधिक, एक है अनंत से अधिक। तो पहला अपन केस बात करते हैं कि जब बिंब अनंत पर रखा हो, जब बिंब अनंत पर रखा हो, जब बिंब अनंत पर रखा हो, कहाँ रखा हो, अनंत यानी बहुत दूर। तो अनंत से कैसी किरणें आती है, अब तक तो आपको रख दिया होगा, मुख्य से समांतर किरण फोकस जाती है, अनंत से समांतर किरणें आती है, अनंत से कैसी किरणें आती है, तो समांतर यहाँ से आई। तो मेरा क्या है कि जो बीम है वो कहाँ रखा हुआ है, अनंत, कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। तो अनंत से कैसे किरणें आएगी, समांतर, यहाँ आएगी, इधर चली जाएगी, परावर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो ये नहीं मिल रही, ठीक है, तो इसको पीछे बढ़ा देते हैं, इसको पीछे बढ़ा के यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। फिर मैंने एक किरण और ले ली, ठीक है, यहाँ से ये भी नहीं मिलेगी, ये यहाँ से जाएगी, लेकिन इसको पीछे बढ़ाने पर कहीं मिलती हुई दिखेगी। तो ये मान इसका फोकस है, अभी यहाँ आएगा, तो ये मैंने माप के तो बनाया नहीं ना, आप माप के बनाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो फोकस में, तो जब बिंब आपका अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। क्या वास्तविक बना, किरणें मिल रही ना, वास्तविक बन गया। वास्तविक कहाँ मिली किरणें, अपन ने बढ़ाया तब जाके मिली, खुद थोड़ी मिली, अपन ने मिलाया जोर जबरदस्ती से उनको, अपने जोर जबरदस्ती से उनको मिलाया, खुद नहीं मिली। तो प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना। तो यहाँ पे कैसा लिखेंगे, प्रतिबिंब यहाँ पे सी, आभासी बना। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा। अब देखो ऐसा समझ नहीं आ रहा भाई, बिंदु आकार वाला बिंदु में क्या सीधा और क्या छोटा, लेकिन अपन दिमाग से कि वर्चुअल है, आभासी है, तो आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो आभासी बना, सीधा बना, वह बिंदुवत आकार का, कैसा बना, बिंदुवत आकार का। और कहाँ बना, बिंदुवत आकार का कहाँ बना, एफ पर, एफ मतलब फोकस पर बना, कहाँ पे बना, फोकस पर बना। ठीक, एक केस इसका ये है। दूसरा केस इसका ये ले लेते हैं कि मान लो अपने पास ये अवतल दर्पण है। अब दूसरा केस इसका ये है कि आप अनंत और P के बीच में जहां आपकी मर्जी वहां कहीं पर भी वस्तु को रख लीजिए, बिंब को रख लीजिए। तो मैंने क्या किया, अनंत और P के बीच में, अनंत और P के बीच में मैंने कहीं मान लो यहाँ से रख दिया, अनंत वाला दिखता नहीं ना, यहाँ रखा, और इसका P मतलब ध्रुव। तो यहाँ से ये मान लो आपका A और B, तो मेरे को इस पॉइंट की इमेज चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं एक किरण मुख्य एक्स से समांतर लेके गया, तो मुख्य एक्स के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ तो गुजरती लगेगी, उत्तर उत्तर है ना, जाएगी थोड़ी। तो पीछे बढ़ाने पर ये फोकस से जाएगी, पीछे बढ़ाने पर
ये फोकस से जाएगी। और मान इसका वो सी यहाँ पे, अब एक किरण कौन सी ले, तो एक किरण को लेते हैं सी वाली, कौन सी लेते हैं, सी वाली। अब आगे जाएगी नहीं, तो जो किरण सी पर जाती है, दिख रहा है, जो किरण सी पे जाती है वो वापस उसी रास्ते से लौट आती है। तो इसका प्रतिबिंब बना ये वाला, ये दिख रहा है, ये बी डेश और ये बना ए डेश। ऐसा बना सीधा, ऐसा बना सीधा और छोटा, सीधा और छोटा। मान लो आपने बिंब को लाके यहीं रख दिया, प्रतिबिंब देखो अब होगा क्या, इसमें भी जैसे बिंब को आगे लाओगे तो प्रतिबिंब इसके पास में आता रहेगा, लेकिन वो कभी भी बिंब की ऊंचाई से बड़ा नहीं बन सकता। देख लीजिए आगे आगे मैक्सिमम यहाँ आपने यहाँ लाके रख दिया, इससे छोटा रहेगा ना यहाँ से, आया समझ में। तो यह क्या वर्क करता है, समझ आ गया, कैसा बना इसके बारे में कर लो, क्या बना ये आभासी बना, क्या बना आभासी बना, कैसा बना सीधा बना, कहाँ बना सीधा बना, और क्या बना छोटा बना, क्या बना छोटा बना, कहाँ बना एफ व, ये इसका एफ है, ये इसका एफ है, एफ व पी के मध्य, एफ व पी के मध्य। क्या बात समझ आ गई। अब होगा क्या, आप इसको आगे ले जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, आप कहीं भी रख लीजिए बढ़ेगा, इसी के बीच में रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और छोटा बनता है। सीधा ये बिंब है, इससे सीधा और छोटा। ये चीज अवतल में नहीं थी, जो अवतल में नहीं था वो यहाँ के बनाया, अवतल में जो छोटा था वो किसने बनाया, उत्तल ने बना दिया। ठीक है, इसीलिए अपन इसको काम साइड मिरर्स अपने जो विकीर्त होते हैं, साइड के जो ग्लास होते हैं, गाड़ी आपने देखी होगी, जो साइड ग्लास होते हैं जिनमें पीछे का दृश्य दिखता है, वो अपने कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मोटरसाइकिल देख लीजिए, उसमें पीछे जो मान लो पीछे जो भी बाइक आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, तो उसकी इमेज सीधी दिखती है और छोटी दिखती है, तो वहां अपने कौन से काम लेते हैं, अपन उत्तल दर्पण काम लेते हैं। और एक चीज और है, मैंने आपको बताई दिया कि उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक, और अवतल को अपन सेविंग मिरर या मेकअप मिरर भी बोलते हैं। किसको, अवतल का सेविंग मिरर हम सेविंग में काम लेते हैं, या जो मेकअप वगैरह आप मेकअप गर्ल्स करती है जो भी है, शादी में आपने देखा होगा मेकअप मिरर किसको बोलते हैं, अवतल को बोलते हैं। ठीक है, मेरे साथ देखो सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आप काम ये करना है, इनको एक बार बना के देख लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।